नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप? उसके अनीता, रिया, यूजर, सपना, मयंक, पूरन, उपासना, नीतीश, लक्की, तनु, कनक, शिवानी, एमएलए, अच्छा एमएलए भी हमारी क्लासेस में आते हैं, कृष्णा, श्वेता, दिनेश, सूरज, मोहित, आप सभी को, और जिनका नाम मैं अब नहीं ले पाऊंगी उन सभी को भी मेरी तरफ से नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग बताएं एक बार। आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही थी गुप्त एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य, और वही आपका टॉपिक चलेगा जिसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो आपको मैंने बताया था कि समुद्रगुप्त जो है वो किसके बेटे थे। तो आप कहोगे कि समुद्रगुप्त जो थे वो किसके बेटे हैं, बताइए फटाफट। आप कहोगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। तो अब आपको हेडिंग क्या देनी है मैम? अब हमें यहाँ पे हेडिंग देनी है समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश के आपके कौन है, एक शासक हैं। और समुद्रगुप्त किसके बेटे हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे हैं, जिन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो समुद्रगुप्त हैं उनके मैंने आपको 2 कार्यकाल लिखवाए थे। एक तो माना जाता है कि भाई इनका कार्यकाल 335 से 380 एडी था, ठीक है, या कहीं कहीं लिखा रहेगा 335 से 375 एडी। ये कार्यकाल आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं कहूंगी कि आप इसको मानकर चलो, 375 एडी वाले को मानकर चलो। क्यों मैम, इसको क्यों मानना है? क्योंकि मैं अभी आपको यहां पर बताने वाली हूं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अभी बताऊंगी मैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, समुद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं तो पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि इनके पिता कौन थे। तो इनके पिता यानी कि इनके जो फादर थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। फादर आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, इनके पिताजी का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इनकी माता का नाम यानी मदर नेम क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम की शादी कुमार देवी से हुई थी। तो माता थी लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी वंश से थी इनकी माता और उनका नाम था कुमार देवी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो समुद्रगुप्त हैं ये इनके माता पिता के नाम हो गए। अब समुद्रगुप्त की अगर हम बात करते हैं तो इनकी उपाधि से बहुत क्वेश्चन आता है। इनके जो टाइटल थे, अगर मैं टाइटल की बात करती हूं आपसे, तो आप कहेंगे कि एक टाइटल इनको मिला था कविराज का, ठीक है, कविराज का टाइटल इन्होंने लिया था। परम भागवत का टाइटल इन्होंने लिया था, परम भागवत। ये क्वेश्चन यूपी ने पूछा है कि भाई परम भागवत जो है गुप्ताज में सबसे पहले जो टाइटल लिया था वो किसने लिया था, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर, आप कहोगे यहाँ पे कि मैम कविराज इनकी उपाधि थी, भागवत परम भागवत इनकी उपाधि थी, ठीक है, परम क्रमांक इनको कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र इनको कहा जाता है, और क्या कहते हैं इनको, परम क्रमांक इनको कहा जाता है, परम क्रमांक इनको कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र इनको कहते हैं क्योंकि इनकी माता लिच्छवी वंश की थी और ये उन्हीं के बेटे थे, तो लिच्छवी दोहित्र भी इनको कहा जाता है। कांच इनको कहा जाता है, कांच ये भी इनकी उपाधि थी, ठीक है, ये भी इनका एक टाइटल था, कांच इनको कहा जाता है। उसके अलावा व्याघ्र पराक्रमण इनको कहा, व्याघ्र पराक्रम इनको कहा जाता है, ठीक है, व्याघ्र पराक्रम इनको कहा जाता है। समरशत इनको कहा जाता है, समरशत जो है वो भी इनका टाइटल है। तो आप कहोगे कि ये सब इनके टाइटल्स हैं, ये सब इनके टाइटल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपसे कहूँ कविराज, तो कविराज इनको कहा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे, क्योंकि इन्हें जो है म्यूजिक से प्रेम था। तो ये क्या थे, म्यूजिक लवर थे, संगीत प्रेमी थे, म्यूजिक लवर, और इसीलिए इन्हें कहा गया कविराज। और मैं आपको बता दूं कि संगीत में ये क्या सुनते थे, वीणा, वीणा बजाते हुए इनके सिक्कों पर इन्हें दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इनके सिक्कों पर दिखाया गया है। वीणा क्या होता है बेटा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इनके सिक्कों पर, ठीक है, दिखाया गया है। तो इन्हें संगीत प्रेमी यहां पर कहा गया, दिखाया गया।
तो संगीत प्रेमी क्यों? क्योंकि इन्हें वीणा बजाना बहुत पसंद था। वीणा क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो माता सरस्वती के हाथों में आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, अभी आ रहे हैं बेटा, इन्हें मैं बताऊंगी। अच्छा, परम भागवत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विष्णु उपासक थे, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु उपासक थे, इसीलिए इन्हें परम भागवत का टाइटल दिया गया है। लिच्छवी दोहित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो माता थी, माता लिच्छवी वंश से थी, इसलिए इन्हें लिच्छवी वंश कहते, लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये सब इनके टाइटल्स हैं। अब यहाँ पे जो समुद्रगुप्त है, इनके टाइटल्स जब आपने यहाँ पे पढ़े तो मैं आपको बता दूं कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है। पहले आप मुझे बताएं कि यहां तक आपने लिख दिया है। हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अभी ये लाइन लिखवाऊंगी और किसने ने भारत का नेपोलियन कहा और क्यों कहा था ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट से बताइए, फटाफट से मुझे बताइए कि यहाँ पर फटाफट से एक बार मुझे बताइए कि क्या आपने लिख लिया है, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया आ गया यहाँ पर। तो आप कहोगे कि मैम अगर हम इनके बारे में आगे बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन इनको कहते हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा है इनको? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें कहा भारत का नेपोलियन। और विंसेंट स्मिथ ने ऐसा क्यों कहा? तो मैं आपको बता दूं कि जो समुद्रगुप्त हैं, ठीक है, इन्हीं को कहा है इन्होंने। तो समुद्रगुप्त ने ये कहा जाता है कि 9 आर्यव्रत, ठीक है, 9 आर्यव्रत, आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत और बेटा जी 12 दक्षिणाव्रत, 12 दक्षिणाव्रत, 12 दक्षिणाव्रत राजाओं को हराया, राजाओं को हराया। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको समुद्रगुप्त कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 9 आर्य राजाओं को, मतलब उत्तर भारत के, और 12 दक्षिणाव्रत राजाओं को इन्होंने हराया था। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा है? इन्हें कहा है कि ये आपके भारत के नेपोलियन थे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की आगे, तो इनके जो दरबारी थे समुद्रगुप्त, ठीक है, इनके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? तो आप कहोगे कि इनके जो दरबारी थे, यानी जो इनके कोर्ट में रहते थे, उनका नाम है हरिसेन। उनका नाम क्या है बेटा? आप कहोगे कि मैम हरिसेन इनका नाम है। और हरिसेन ने पता है क्या किया था? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। प्रयाग प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति ही लिखेंगे। तो इसकी इन्होंने क्या की थी? इसकी की थी इन्होंने रचना, यानी इन्होंने इसको लिखा था। अब ये प्रशस्ति क्या होता है? प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग मतलब एक जगह का नाम हो गया, और प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है बेटा जी किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना। तो आपको मैं बता दूं कि पहले के समय पे जो दरबारी हुआ करते थे राजाओं के या शासकों के, तो वो क्या करते थे? शासकों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। और उसका कारण क्या होता था? कारण ये होता था कि इसके बदले में शासक इनको बहुत सारे उपहार देते थे, ठीक है, बहुत सारे इनको गिफ्ट देते थे, महंगे कपड़े देते थे, जमीनें दान में दे देते थे, आभूषण दिया करते थे। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आप कह सकते हो कि भाई
ये आपके जो हरिसेन जी हैं, इन्होंने भी इनके बारे में क्या लिखा था? तो आप कहोगे कि मैम इन्होंने भी इनके बारे में क्या लिखा था? आप कहोगे इन्होंने भी मैम इनके बारे में बहुत अच्छा लिखा था, समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसकी भाषा क्या थी? इस इंस्क्रिप्शन की भाषा क्या थी? यानी कि हम कह सकते हैं लैंग्वेज। तो आप कहोगे कि मैम ये संस्कृत में लिखा गया था। क्या थी इसकी लैंग्वेज? आप कहोगे संस्कृत इसकी लैंग्वेज थी, संस्कृत। ठीक है, तो आप कहोगे संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। और इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है? जानकारी किस चीज की मिलती है? ठीक है, यहाँ पे हमें ये क्या जानकारी देता है? तो आपको मैं बता दूं कि ये हमें जानकारी किस चीज की देता है। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है इसमें, कि जो समुद्रगुप्त हैं वो क्या करते थे। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन, विजय अभियानों का वर्णन, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है। यानी समुद्रगुप्त ने जो जो विजय हासिल की थी उन सभी को इसमें लिख दिया है। किसने? हरिसेन जी ने, जो कि इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो मंगलम द्विवेदी कह रहे हैं मैम ये लोग झूठ भी तो लिख सकते होंगे। बिल्कुल लिख सकते होंगे, है ना, बिल्कुल लिख सकते होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, लेकिन आपको क्या मानना पड़ेगा? जो किताबों में लिखा है, जो इतिहासकारों ने लिखा है। मैं तो पहले ही आपको बता चुकी हूं, मैं तो पहले ही आपको बता चुकी हूं कि जो आपकी हिस्ट्री है वो बेस्ड ऑन एविडेंस है। प्रियांशु, आर्यव्रत मतलब नॉर्थ इंडिया के 9 राजाओं को, और दक्षिणाव्रत मतलब दक्षिण भारत के 12 राजाओं को। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये झूठ भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा है कि इन्हें समुद्रगुप्त क्यों कहते हैं? समुद्रगुप्त ही इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके साम्राज्य का विस्तार काफी बड़ा था। तो कहा जाता है कि जिस तरीके से समुद्र विशाल होता है, ऐसे इनका साम्राज्य विशाल था और इसीलिए इनको समुद्रगुप्त कहा गया था। तो आप यहाँ पे बेटा जानकारी जो दे रहे हैं वो किसकी दे रहे हैं? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, इसमें आपको जानकारी किस चीज की मिलती है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज और लिख लीजिए कि इनके पास में क्या थी? इनके पास संगठित नौसेना थी, संगठित नौसेना यानी ऑर्गेनाइज्ड नेवी। ऑर्गेनाइज्ड नेवी, संगठित नौसेना थी। तो ये आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये आपने किसके बारे में पढ़ा? तो आप कहोगे समुद्रगुप्त के बारे में। अब ये जो समुद्रगुप्त हैं, आपने इतना यहाँ पे पढ़ा, आपने यहां तक समझ लिया चीजों को। एक बार थम्स अप करके बताओ कि समुद्रगुप्त पूरा समझ में आ गया। कोई भी अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है तो बताइए। बेटा कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि 20 तारीख को मेरी मैराथन है। ठीक है, ये देखिए अंकित कह रहे थोड़ा साफ लिखो। बेटा इतना तो अच्छे से लिख रही हूं, और बताओ कैसे साफ लिखूं? आपके अलावा ये कमेंट और किसी का तो नहीं आ रहा है। थैंक यू रिस्पांस देने के लिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर आपको बता दूं कि मैं जो समुद्रगुप्त हैं, ठीक है, जरा सुनिएगा। यहाँ पर एक प्रेम कहानी मैं आपको सुनाऊंगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के 2 बेटे हैं, ठीक है, जिनमें से एक का नाम है रामगुप्त, रामगुप्त, और एक बेटे का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। उधर लिखती हूं, एक बेटे का नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। तो आपको मैं बता दूं कि रामगुप्त इनके बड़े बेटे थे, ठीक है, और चंद्रगुप्त सेकंड इनके छोटे बेटे थे, बड़े बेटे।
और पिता के मरने के बाद में कौन उत्तराधिकारी होगा, इसमें बताओ फटाफट से मुझे। अगर समुद्रगुप्त की मृत्यु होगी तो कौन यहाँ पर आपका उत्तराधिकारी बनेगा, आपको बताना है, फटाफट से बताइए फटाफट। ठीक है, आगे देखो। अगर मैं चंद्रगुप्त सेकंड की बात करती हूं बेटा, तो चंद्रगुप्त सेकंड इनके छोटे बेटे हैं और इनकी एक प्रेमिका है। ठीक है, इनकी एक लवर है जिनका नाम है ध्रुव देवी। जिनका नाम क्या है, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बड़ा बेटा रामगुप्त बनेंगे, वेरी गुड, बहुत शाबाश। इनकी प्रेमिका है ध्रुव देवी। और आपको पता है कि अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो प्रेम का मतलब है कि भाई हम उस व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी भी एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे। तो ध्रुव देवी ने अपनी शादी का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रखा कि मैं चंद्रगुप्त सेकंड से शादी करना चाहती हूँ। उनके माता पिता जो हैं इनसे शादी करने के लिए इनके घर पे गए भाई रिश्ता तय करने के लिए। लेकिन वहां जाकर इनके माता पिता को पता चला कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड तो छोटे बेटे हैं, उनसे बड़े बेटे रामगुप्त हैं और अभी उनका विवाह नहीं हुआ है। और अगर यहाँ पे वो चंद्रगुप्त सेकंड से शादी करेंगे तो राजा तो रामगुप्त बनेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड तो नहीं बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ध्रुव देवी का विवाह रामगुप्त से करवा दिया। इनके माता पिता ने, जो ध्रुव देवी हैं, इनके माता पिता ने क्या किया कि भाई ध्रुव देवी का विवाह किसके साथ हो गया, तो आप कहोगे कि मैम इनका विवाह रामगुप्त के साथ हो गया। कारण क्या था कि रामगुप्त बड़े बेटे थे और रामगुप्त का शासनकाल पता है क्या माना जाता है। जैसे मैंने आपको देखो समुद्रगुप्त में 2 डेट लिखवाई हैं। ठीक है, एक मिनट पीछे ले जाती हूँ कि 335 से 380 या 335 से 375। तो ये कहा जाता है कि भाई रामगुप्त भी कुछ समय के लिए शासक बना था, तो इसका शासनकाल माना जाता है कि भाई 375 से लेकर 380 एडी इसका शासनकाल हो सकता है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए शासक बना था। अब भाई यहाँ पे शादी किससे हो गई, रामगुप्त से हो गई। हम यानी कह सकते हैं कि जो अपनी पत्नी बनाने के सपने थे वो भाभी बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनका विवाह तो रामगुप्त से हो गया। रामगुप्त कौन है, रामगुप्त एक कमजोर शासक साबित होता है। रामगुप्त कौन है, एक कमजोर शासक। मैम आप ऐसा कैसे कह सकती हो, अभी बताऊंगी, कमजोर शासक था। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, कमजोर शासक। अब भाई जाहिर सी बात है कि रामगुप्त की शादी हो गई, तो चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह किससे हुआ, चंद्रगुप्त सेकंड का जो विवाह हुआ, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड लिख देती हूं मैं ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए। तो चंद्रगुप्त सेकंड की भी शादी हो गई उसके बाद में। चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह किससे हुआ, तो आप कहोगे कि इनका विवाह हो गया राजकुमारी कुबेर नागा से। राजकुमारी कुबेर नागा से, राजकुमारी कुबेर नागा, इनसे इनका विवाह हो गया। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त सेकंड की एक पुत्री भी थी जिनका नाम था प्रभावती गुप्त, जिनका नाम है प्रभावती गुप्त। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सारी चीजें चल रही हैं, भाई शादी हो गई, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि शादी हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रामगुप्त कमजोर शासक क्यों कह रही हूं, क्योंकि रामगुप्त को यहाँ पे एक आपको बता दूं कि एक था शक शासक। शक मैंने आपको बताए थे, और शकों का अंतिम शासक मैं आपको बता चुकी हूं। बताना जरा कौन था, तो मैंने आपको बताया था कि रुद्र थर्ड। रुद्र थर्ड ये कौन था, शक शासक था। अब इस रुद्र थर्ड ने क्या किया, इस रुद्र थर्ड की नजर पड़ी ध्रुव देवी पर। रुद्र थर्ड की नजर किस पर पड़ी, इसकी नजर पड़ी ध्रुव देवी पर। तो इसने ध्रुव देवी को हासिल करने के लिए ये गया रामगुप्त से मिलने के लिए। अब रामगुप्त से इसने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। तो रामगुप्त ने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो, तो इसने कहा कि अगर तुमने अपनी पत्नी मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। और जब ये सारी बातचीत हो रही है तो ध्रुव देवी इन दोनों के बीच की बातें सुन रही हैं। ठीक है, तो ये ध्रुव देवी क्या कर रही है, ये इनके बीच, इन दोनों के बीच की बातें सुन रही हैं। अब यहाँ पे जैसे ही रुद्रथर्ड ने कहा कि अगर तुमने मुझे अपनी पत्नी नहीं दी तो मैं तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा, तो वैसे ही तुरंत रामगुप्त ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं तुम मेरे साम्राज्य का विनाश मत करना, तुम मेरे साम्राज्य को खत्म मत करना, मैं तुम्हें अपनी पत्नी दे दूंगा। और ये बातें ध्रुव देवी ने सुन ली।
अब ध्रुव देवी ने क्या किया, ध्रुव देवी जो है तुरंत किसके पास पहुंची, चंद्रगुप्त सेकंड के पास पहुंची और उन्हें जाकर पूरी बात बताई। तो चंद्रगुप्त सेकंड को बहुत गुस्सा आया और तब चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त सेकंड ने जब ये सारी चीजें हुई तो सबसे पहले आप कहोगे कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है इन्होंने क्या किया, रामगुप्त की हत्या, सबसे पहले रामगुप्त की हत्या करी कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, किसने की थी हत्या, चंद्रगुप्त सेकंड ने। यानी अपने भाई को मारकर गद्दी पर बैठने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हो। सबसे पहले तो इसकी हत्या करी कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो प्रजा की क्या सुरक्षा करेगा। तो रामगुप्त की हत्या किसने कर दी, चंद्रगुप्त सेकंड ने। अब किससे बदला लेना था, रुद्र थर्ड से। तो जो ये प्रभावती गुप्त हैं इनका विवाह हुआ था वाकाटक वंश के शासक, वाकाटक वंश को इंग्लिश में कहते हैं डायनेस्टी, वाकाटक वंश के शासक, रूलर ऑफ वाकाटक डायनेस्टी, ठीक है। वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड से इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब ये सारी घटना घटी तो यहां पे जब ये घटना घटी तो आप यहां पे देखेंगे कि भाई जो रुद्र थर्ड है इसकी भी हत्या किसने कर दी, इसकी भी हत्या कर दी चंद्रगुप्त सेकंड ने। चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्रसेन सेकंड की मदद से, और फिर इन्होंने क्या किया, यहां पे हत्या कर दी। फिर चंद्रगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त सेकंड ने विवाह कर लिया। अब किससे विवाह कर लिया, ध्रुव देवी से, ठीक है। ध्रुव देवी से विवाह किया और फिर इनसे इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है कुमारगुप्त प्रथम, जिसका नाम है कुमारगुप्त प्रथम। तो यहां पे अब इनसे शादी हो गई थी, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि मैम ये पूरी प्रेम कहानी कहां पर लिखी है, ये सारी घटनाएं कहां पर लिखी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक बुक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, और इस बुक के राइटर यानी कि लेखक, उनका नाम है बेटा जी विशाख दत्त। तो चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, देवी चंद्रगुप्तम। ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है। कुबेर नागा भी थी दीपिका जी, पहले के समय पे ये एक शादी नहीं करते थे, कई शादियां करते थे, कई शादियां करते थे। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि जैसे मैम आपने बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम आपने बताया था कि कुमार देवी था, तो समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी, ये जानकारी भी हमें दे दीजिए। बिल्कुल बेटा मैं आपको दूंगी, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है इनकी पत्नी यानी चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त की माता कौन थी, तो वाइफ ऑफ समुद्रगुप्त कौन थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दत्ता देवी, क्या नाम था इनकी वाइफ का, दत्ता देवी। तो ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त की मां थी, ठीक है। अब यहां पे आपने पूरी कहानी समझ ली। और देवी चंद्रगुप्तम क्या है, एक सोर्स है, एक स्रोत है किसका, तो आप कहोगे कि मैम चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी का। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, तो आप कह सकते हो कि समुद्रगुप्त का विवाह बता दिया भावना मैंने, दत्ता देवी के साथ हुआ था, ठीक है। आपको मैंने अभी अभी बताया था, ठीक है। या आप कह सकते हो यहां पे
अब आगे देखिए, अब यहाँ पे शासक कौन बन गया, तो आप कहोगे कि अब शासक बन गया चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, ठीक है, यहां पर भी थोड़ी सी आपको मैं बता दूं कि कंफ्यूजन रहती है। कहीं पर लिखा रहता है कि इनका शासनकाल जो है वो आपका शुरू होता है 375 से 414 एडी तक, और कहीं लिखा रहता है 380 से 414 एडी तक। तो हम क्या मानेंगे 380 से, क्योंकि भाई जब रामगुप्त शासक बना तो कुछ समय तो रहा होगा ना, तो 375 से हम उसका शासनकाल मानते हैं। तो इनका ये वाला हम मान सकते हैं 380 से लेकर 414 एडी तक। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, बताइए एक बार। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अब चंद्रगुप्त सेकंड की हम बात करते हैं। बेटा चंद्रगुप्त सेकंड की जब आप बात करोगे तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि इनकी माता पिता आपको पता ही है, इनकी उपाधि, इनके टाइटल, जैसे इनका एक बहुत ही फेमस टाइटल है विक्रमादित्य। मैं आपको बता दूं कि इतिहास में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उनमें से ये एक विक्रमादित्य थे। तो एक उपाधि तो इन्होंने ली थी विक्रमादित्य की, ठीक है। एक टाइटल ये हो गया। एक टाइटल इन्होंने लिया था शकारी का, जिसमें इन्होंने कब लिया था, शकों को हराने के बाद, यानी शक शासक रुद्र थर्ड की हत्या करने के बाद में इन्होंने शकारी का टाइटल लिया था। उसके बाद एक टाइटल इन्होंने लिया था विक्रमांक, विक्रमांक का, और ये कहते हैं कि इन्होंने भी परम भागवत का टाइटल लिया था। लेकिन परम भागवत का सबसे पहले किसने टाइटल लिया था, समुद्रगुप्त ने। तो आप इनके ये दोनों याद रखेंगे, ये दोनों बहुत, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य है, ठीक है। तो टोटल 14 विक्रमादित्य इतिहास में हुए हैं, जिनमें से एक विक्रमादित्य यही थे। तो आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इनके दरबार में जो है नवरत्न रहा करते थे। कौन रहते थे, आप कहोगे कि मैम इनके दरबार में नवरत्न थे। इनके दरबार में कौन रहता था, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न। इनको इंग्लिश में भी नवरत्न ही कहेंगे, यानी 9 ऐसे लोग जो कि आपके कहा जाता है कि रत्नों के समान थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले थे संस्कृत के महान कवि कालिदास जी, संस्कृत के महान कवि, ग्रेटेस्ट पोएट, ठीक है, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, ऑफ संस्कृत, ये थे आपके कालिदास जी। और कालिदास जी की जब हम बात करते हैं तो इनकी बहुत सारी रचना है। जैसे इन्होंने लिखा है कुमार संभवम, इन्होंने लिखा है मेघदूतम, इन्होंने लिखा है रघुवंशम, ठीक है। इन्होंने लिखा है मालविका अग्निमित्रम। मैंने आपको बताया था मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी, तो मालविका अग्निमित्रम। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी। अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत, ठीक है। और आप कह सकते हो राजा दुष्यंत, और आप कह सकते हो कि मैम शकुंतला की प्रेम कहानी किसमें है, अभिज्ञान शकुंतलम में है। और बेटा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभिज्ञान शकुंतलम जो था ये आपका फर्स्ट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, यानी पहला अनुवादित ग्रंथ था, पहला अनुवादित ग्रंथ। और इसको अनुवादित किसने किया था, ट्रांसलेटेड किसने किया था, तो आप कहोगे कि वो किया था इंग्लिश में, इंग्लिश में किया गया था, ठीक है। उसके बाद में एक है आपका विक्रमोवर्ष्यम, जिसमें राजा विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी है, विक्रमोवर्ष्यम।
विक्रमो वर्ष्यम, जिसमें राजा विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी है, जो मैंने आपको उपनिषद के समय पर पढ़ाई थी। ठीक है, जो मैंने आपको उपनिषद के समय पे पढ़ाई थी। तो ये इनकी फेमस किताबें हैं। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो विक्रमो वर्षियम, और पहला ट्रांसलेटेड टेक्स्ट कौन सा था, पहला इंग्लिश में अनुवादित ग्रंथ कौन सा था, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा कि अनुवाद कब हुआ था। 1789 में। किसने किया था, विलियम जोन्स ने। पूरा ही मैंने बता दिया, आपने केवल पूछा था कब हुआ था, मैंने आपको यह भी बता दिया कि किसने किया था। तो अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों को अनुवादित किया था। ठीक है, जिसमें विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम को अनुवाद किया था। ये महाकवि कालिदास जी की रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आते हैं आपके सेकंड, आपके आते हैं बारह मिहिर। वराह मिहिर ये आपके खगोल शास्त्री थे। ठीक है, खगोल शास्त्री यानी खगोल से इनका संबंध था। अब इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो कौन कौन सी थी, ये आपको जानना है। तो लिखिएगा बृहत संहिता, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका और व्रजजातक। व्रजजातक ये इनकी बुक्स थी, ये इनकी किताबें थी। ठीक है, किसकी, तो आप कहोगे वराह मिहिर की। फिर एक थे बेटा जी इनके दरबार में शंकु। शंकु कौन थे, वास्तुकार, आर्किटेक्ट थे, जो कि ये बताते हैं कि बिल्डिंग को किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। आर्किटेक्ट, किस तरीके से बिल्डिंग को डिजाइन किया जाएगा। फिर थे आपके छपड़क। छपड़क कौन थे, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, ज्योतिष क्या होता है, जैसे आप शादी का मुहूर्त निकलवाते हो कि कब अच्छा है, बच्चे के नामकरण का मुहूर्त कब अच्छा है, तो एस्ट्रोलॉजी जो होती है जिसमें आप शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। एक थे आपके अमर सिंह जी, और अमर सिंह जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अमरकोश, जो कि यूपी में पूछी जा चुकी है। अमरकोश किसकी बुक थी, तो मैम इनके दरबारी अमर सिंह जी की बुक थी अमरकोश। एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है धन्वंतरी के बारे में। कुछ बच्चों को मुझे लगता है कि मुझे अपनी क्लास में ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कितने भी प्रेम से समझा लूं पर आप नहीं समझेंगे, है ना। और जब तक ऐसा नहीं करूंगी ना, मैं एक दो बच्चे को ब्लॉक नहीं करवाऊंगी, तब तक शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपने अगर कोर्स परचेज कर लिया है तो आपको ये अधिकार नहीं मिल गया है कि आप किसी भी टीचर के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आपको अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा। जब हम अपनी मर्यादा में रहकर आपसे इतने अच्छे से बातें करते हैं तो आपका भी ये फर्ज, तो हम आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन तो करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप तमीज में रह सकते हैं। और अगर आप नहीं रह सकते हैं बेटा तो फिर मैं ब्लॉक करवाऊंगी, फिर दूसरे टीचर के पास जाना कि मैम ने हमें ब्लॉक करवा दिया, प्लीज सर आप हमें अनब्लॉक करवा दो। आपने कहा हाथ से पढ़ाओ, हाथ से पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने कहा कि पीडीएफ से मत पढ़ाओ मैम, हमें हाथ से पढ़ाओ, तो मैं आपकी बात मान रही हूं, आपकी हर बात में मान रही हूं। लेकिन अगर आप ये भी नहीं समझ सकते कि आपको किससे क्या बात करनी है, तो फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप अभी एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए। बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। एक बच्चा कह रहा है परम भागवत किसकी रचना है, परम भागवत रचना नहीं है, ये बेटा एक टाइटल है। ये क्या है, एक टाइटल है।
तो आप कह सकते हो यहां पर कि अगर हम यहां पे बात करते हैं तो अमर सिंह, यानी कि मैंने कितने नवरत्न, नवरत्न का मतलब क्या है, 9 रत्न, तो अभी 5 हुए हैं। एक आपका क्वेश्चन आता है कि आपका 6th नंबर पे आते हैं धनवंतरी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धनवंतरी किसके दरबार में थे। धनवंतरी ये कौन थे, एक चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक को आप क्या कहते हो, डॉक्टर। तो ये इन्हीं के दरबार से संबंधित थे, धनवंतरी एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट, घटकरपर, ये कौन थे, घटकरपर, सॉरी, घटकरपर ये थे चीफ एडवाइजर, मुख्य सलाहकार थे चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है, चीफ एडवाइजर। चीफ एडवाइजर घटकरपर। नेक्स्ट लिखिएगा बररुचि, और लास्ट लिखिएगा बेताल भट्ट। बेताल भट्ट ये कौन थे, जादूगर, मैजिशियन, मैजिशियन, जादूगर। ठीक है, तो ये इनके नवरत्नों में सबके सब शामिल थे। अब इसके अलावा 2 आपकी बुक और मैं बताऊंगी। जैसे बेटा एक बुक आपकी होती है, एक बुक लिखी गई है आर्यभट्टयम, और एक बुक लिखी गई है कामसूत्र। तो इनकी जो रचना हुई थी वो इन्हीं के समय हुई थी कहा जाता है। तो ये बुक किस किस ने लिखी है, जैसे आर्यभट्टयम से तो आप समझ गए होंगे कि, एक मिनट यहां पे आप यहां पे देखोगे आर्यभट्टयम। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि विक्रम और बेताल की कहानी किसमें है, तो बेताल भट्ट ने एक बुक लिखी है बेताल पच्चीसी। राजेंद्र पटेल जी, आपका क्वेश्चन है विक्रम और बेताल की कहानी कौन से राजा की है, तो आपको मैं बता दूं कि जो बेताल भट्ट है इन्होंने एक बुक लिखी है बेताल पच्चीसी। ठीक है, बुक का नाम क्या है, बेताल पच्चीसी। और इसी बुक के अंदर जो आपने क्वेश्चन पूछा है आपका आंसर है, इसी में विक्रम और बेताल की कहानी है, राजा विक्रम और बेताल की कहानी। उसके बाद आर्यभट्टयम बुक के लेखक कौन है, आर्यभट्ट, और कामसूत्र के लेखक कौन है, वात्स्यायन। वात्स्यायन ये इनके लेखक हैं, राइटर ऑफ कामसूत्र। ठीक है, आगे आगे भागना है, आगे आगे। जब मैं कुछ पढ़ा रही होती हूं तब आप आगे आगे भागते हो। जैसे अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, फाहायान किसके समय पे भारत में आया था, अरे रुक जाओ भैया, सब बताऊंगी, लिखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड इन्हीं के समय
फाहियान जो कौन था, एक चीनी यात्री, यानी चाइना से आया था। फाहियान भारत आया, ठीक है। और इसने एक बुक लिखी थी फाहियान ने, फा क्यों की, फा क्यों की, ये इसकी बुक थी। फा क्यों की ये किसकी बुक थी, तो आप कहोगे फाहियान की। और ये कब आया था भारत में, ये 399 से 414 एडी तक भारत में रहा। और कहा जाता है कि ये भारत में भ्रमण के समय चंद्रगुप्त सेकंड के समय ही आया था, ठीक है। और ये कहा जाता है, अब आप मुझसे ये पूछोगे कि ये कैसे आया था, तो पहले फ्लाइट तो थी नहीं, ठीक है। तो पहले आपके ज्यादातर जो लोग यात्रा करते थे ये चाइना से भारत आया था। तो चाइना से इंडिया जब आया यानी कि भारत, तो कहा जाता है कि पैदल आया था, ठीक है। और जब ये भारत से वापस गया, भारत से वापस, तो आपको बता दूं कि जब ये वापस गया तो इसने अपनी यात्रा शुरू की थी बंगाल से, ठीक है। यात्रा कहां से शुरू की थी इसने, अपनी बंगाल से। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब ये वापस गया तो इसने अपनी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी, बंगाल से। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। तो ये इसके समय पर आने वाला विदेशी यात्री था, आपने लिख लिया होगा। आगे अब जो चंद्रगुप्त सेकंड हैं, इनकी राजधानी क्या थी, यानी कि कैपिटल। तो आप कहोगे कि इनकी एक कैपिटल का नाम था पाटलिपुत्र और इनकी दूसरी कैपिटल थी उज्जैन। इनकी दूसरी कैपिटल थी उज्जैन। इनकी दूसरी कैपिटल थी उज्जैन। ठीक है, अब आपको मैं ये बता देना चाहूंगी कि अगर मैं आपसे आगे बताऊं, यहां पर इनकी कैपिटल मैंने आपको बताई और मैं इनके बारे में आगे आपको बताऊं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, तो आप यहां पे ये भी समझने का प्रयास करें कि चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित था एक, आपने सुना होगा मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली स्तंभ लेख, ठीक है। ये पता है कहां पर है, ये आपका पड़ता है पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में मेहरौली स्तंभ लेख है। स्तंभ मतलब पिलर पर लिखा हुआ एक लेख है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेहरौली स्तंभ लेख किस भाषा में है, तो बच्चा इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज है संस्कृत, ठीक है। और इस अभिलेख पर, इस मेहरौली स्तंभ लेख पर पता है क्या लिखा है, चंद्र। क्या लिखा हुआ है इस पे, चंद्र लिखा हुआ है। और जो इस पर चंद्र लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये जो मेहरौली स्तंभ लेख है, ये स्तंभ लेख बेटा जी ये एक आयरन पिलर है, लोहे का खंबा है, ये लोहे का खंबा यानी आयरन पिलर। आयरन पिलर है। और कमाल की बात यह है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगी है, आज तक जंग नहीं लगी। ये बहुत कमाल की बात है कि लोहा है और इस पर आज तक जंग नहीं लगी। तो ये कारण अभी तक नहीं समझ आया कि आखिर इस पर जंग क्यों नहीं लगी।
और मैं आपको ये बता दूं प्यारे बच्चों की जो ये चंद्र यहां पर लिखा हुआ है इसके ऊपर, इस चंद्र से ही क्या कहा जाता है, इस चंद्र को देखकर ही ये कहा जाता है कि इसको या इसका संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से है। इसका संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से है, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने ही इसको लिखवाया है। तो मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध किससे माना जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड से माना जाता है, क्योंकि इस पे चंद्र लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत, चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अब मैं अगर आपसे यहां पर बात करती हूं तो आप यहां पे ये देखेंगे सीयूकी की पुस्तक किसकी है, गुंजन सीयू की जो पुस्तक है वो हैनसांग की है। हैनसांग आएगा हर्षवर्धन के समय। नहीं, इतिहासकारों ने इसे चंद्रगुप्त प्रथम से नहीं माना है, चंद्रगुप्त सेकंड से ही संबंध माना है। हो सकता है कुछ और भी मतलब हो, लेकिन ये कहा गया कि इसका जो इतिहासकारों ने लिख दिया बेटा उसको मैं और आप चेंज नहीं कर सकते। तो सीयू की जो बुक है ना वो हैनसांग की है, फायान की नहीं है। ठीक है। यहां तक समझ में आया, एक बार थम्स अप कीजिए फटाफट से, फटाफट। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपके जो चीनी लेखक हैं, चीनी लेखक मतलब चाइनीज राइटर, चाइनीज राइटर, ये भारतीयों को क्या कहते थे, तो चीनी लेखक भारतीयों को यिंतु कहते थे, यिंतु। ये बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन, यिंतु कहते थे। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय, इन्हीं की बात चल रही है ना, चंद्रगुप्त सेकंड इन्होंने क्या किया था, ग्रामदान किया था। ग्रामदान यानी कि गांव का दान। और ग्रामदान की जानकारी कहां से मिलती है, तो मैम ये जानकारी मिलती है हमें सांची स्तंभ लेख से। सांची में एक लेख लिखा गया है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सांची के प्रस्तर अभिलेख से। सांची प्रस्तर लेख से। ये कहां पर है सांची प्रस्तर लेख, मध्य प्रदेश में। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है इन्होंने भूमि दान में दी थी, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो सांची के स्तंभ लेख से या सांची प्रस्तर लेख से हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये खत्म होता है आपका चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका कुमारगुप्त प्रथम। तो हेडिंग डाल देना, हेडिंग डाल के छोड़ना ताकि आपको याद रहे, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं।
आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें कल देखेंगे। कल मतलब मंडे को, ठीक है। सती प्रथा कब शुरू हुई थी, सती प्रथा की भी बात करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। सती प्रथा के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। गुप्त के समय ही सती प्रथा का सबसे पहले एविडेंस मिला था, गुप्तास के समय ही भानुगुप्त ने उस अभिलेख को जारी कराया था। एक मिनट में बता ही देती हूं जब आपने पूछा है तो। देखो, आपने पूछा है सती प्रथा, प्लीज ध्यान से सुन लेना। सती प्रथा, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो सती प्रथा का हमें मिला था प्रथम साक्ष्य यानी फर्स्ट एविडेंस। फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम, ये हमें जानकारी मिलती है एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से मिलती है, एरण इंस्क्रिप्शन से मिलती है, और ये हमें मिलता है मध्य प्रदेश में। और ये जो एरण इंस्क्रिप्शन है बेटा जी, इसको भानुगुप्त ने जारी करवाया था, भानुगुप्त द्वारा जारी, ठीक है। भानुगुप्त ने इसको जारी करवाया था। और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि गोपराज नाम के एक सेनापति थे। गोपराज जो कौन थे? इनके सेनापति, सेनापति भी थे और इनके मित्र भी थे। तो इनकी हो जाती है मृत्यु, मृत्यु, और इनकी पति सती हो गई थी इनके साथ, और इनकी पत्नी सती। तो जो आपका, अब मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी आपको यहां से मिली है वो आपको गुप्ताज एम्पायर में ही मिली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे आगे मत भागा करो, जैसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी वहां तक पहुंचने तो दो, वहां तक पहुंचने तो दो, या पहले ही सारा हिस्ट्री तुम एक ही दिन में पढ़ लोगे? हद है भाई किसी चीज की। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।